नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। फिर इसके बाद बात करेंगे एग्जिट पोल की, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी गर्मा गई है। और इसके बाद हम आपको यूपी विधानसभा की खबर बताएंगे, जहां सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको बताएंगे। और फिर बताएंगे मथुरा में, जहां पर हिंदू महासभा के ऐलान के बाद हाई अलर्ट हो गया है। और आखिरी में आपको मोतिहारी में शराब माफियाओं की हैवानियत की खबर बताएंगे। तो इन 5 बड़ी खबरों को, 5 शहर से 5 बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। आवास योजना लागू होने के बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पे आवास उपलब्ध करवाए। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख गरीबों को हम एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 10 लाख की नई सूची तैयार हो गई है, वहां भी गरीबों को ही आवास उपलब्ध होने हैं। और स्ट्रीट वेंडर, पटरी पे व्यवसाय करने वाले, रेडी पोंचा लगाने वाले लोगों के कभी कोई सुविधा नहीं होती थी, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। एक चर्चा जरूर होती थी कि नगर निकाय के लोग, पुलिस के लोग जाकर के उनसे वसूली करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उनके कल्याण के लिए सरकार कोई स्कीम लेके आएगी। आज नवनिर्मित सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यानी आज स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होती हुई सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और वचनों का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है। और आज उसका परिणाम है, लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सदैव अटल जी के समय में माननीय
तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरीके से देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को किस तरीके के विकास के पथ पर ले जाने का काम करना है, ये राज्य सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। अब रुख करेंगे 5 खबर में सबसे बड़ी खबर का। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद सत्र के दौरान संभावित मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने महंगाई, बेरोजगारी, ईडब्ल्यूएस कोटा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और नसीर हुसैन ने सत्र के दौरान एक दिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी है कि सत्र में बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा के मुद्दे पर चर्चा की जाए। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने महंगाई, बेरोजगारी, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि सरकार शीतकालीन सत्र के निर्धारण में ईसाई धर्म के त्योहार क्रिसमस का भी ध्यान रखे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस ने कई मुद्दों को उठाया है और शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा करने की मांग की गई है। संसद के शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी शामिल हुए हैं। तमाम सारे राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस, महंगाई पर चर्चा की मांग की है और संसद के शीत सत्र को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग नेताओं ने अलग अलग अपनी राय रखी है और शीत सत्र के दौरान चर्चा की मांग की है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, संसद के शीत सत्र से पहले इस बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल संसद से पहले जो क्षेत्र की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में जो साफ साफ जो दिशा निर्देश वो दिए गए थे कि कांग्रेस के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर जो काफी महंगाई की बात की जा रही थी, महंगाई, कांग्रेस ईडब्ल्यू की महंगाई की चर्चा को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत कराई गई और बात को देखते हुए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उसको लेकर संसद सत्र जो है चालू होगा, तो उसी को देखते हुए बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। बिल्कुल, इसके साथ ही जिस तरीके से एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही गई है, दरअसल इस बैठक के दौरान कहा गया उस पर भी चर्चा की जाए। ईडब्ल्यूएस मुद्दे को लेकर के भी कहा गया है कि एक दिन उसका भी समय दिया जाए, सत्र के दौरान उस पर भी चर्चा की जाए। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ईडब्ल्यूएस की जो संसद को लेकर जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर बात उठाई थी, जिस तरीके से कहा कि एक दिन का जो समय है इसमें भी दिया जाए और इस पर भी चर्चा हो। जिस तरीके से काफ़ी संसदीय दल की जो बैठक थी यहाँ पर बुलाई गई थी और साथ ही उस पर जो है काफ़ी चर्चाएँ करी गई। तो चर्चा में साफ साफ ईडब्ल्यूएस को और जो काफ़ी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक है ये बुलाई गई थी, क्योंकि कल से जो है संसद है वो चलेगी, तो उसको देखते हुए पहले जो एक से बैठक है यहाँ पर ये जो है संविधान दल की जो बैठक थी वो यहाँ पर बुलाई गई थी। तमाम इसमें जो है मंत्री और नेता तमाम यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब देखना ये जिस तरीके से जो बैठक थी वो बैठक में यहाँ पर जो है बुलाया गया था, तो इस बैठक में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के जो है मुद्दा इसमें उठाया गया कि पहले इस पर एक दिन की जो चर्चा है वो चर्चाएं होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए हैं। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। इस मामले में प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बयानबाजी का बाजार गर्म है। मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि बीजेपी और गुजरात के लोगों ने नया इतिहास लिखना तय किया है। पिछले 27 सालों से चल रहा है ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। तो वही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो गुजरात को लेकर पॉजिटिव है। नई पार्टी ने एंट्री की है। कहा जा रहा था कि गुजरात में भाजपा का गढ़ है। नई पार्टी 15 से 20% वोट लेकर जाती है तो अच्छी बात है। कल नतीजों का इंतजार कीजिए। लगातार दरअसल गुजरात को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं और इसके साथ ही न केवल गुजरात बल्कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर के भी सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, उधर गुजरात
उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, ये लगातार जो 4 जगहों चुनाव की जो तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने की, आने वाला वक्त सभी सियासी दलों को इंतजार है। क्या लगता है अगर हम दिल्ली एमसीडी का चुनाव का जिक्र करें, हिमाचल का जिक्र करें, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए गए थे उन क्षेत्रों में बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का रुख इन क्षेत्रों में देखने को मिला है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाओं में उमड़ रही थी, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता बीजेपी के प्रति आकर्षित होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पूरे विधानसभा चुनाव हिमाचल की हम बात करते हैं तो हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी का जो पलड़ा भारी है वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से सीधे तौर पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ जरूर दिख रहा है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें एमसीडी चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीट जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुजरात चुनाव एक तरफा एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो चुनाव की तैयारियां करी थी उन चुनावी तैयारियों पे हिमाचल का विधानसभा चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, और उस पर बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है अन्य दलों के मुकाबले। दिल्ली में भी ये कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से अभी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा जो सियासी जो समीकरण नजर आ रहा है, जो आंकड़े अभी तक के नजर आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ही पूरी बढ़त बना रखी हो, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो बराबरी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में डिसाइडेड फैक्टर क्या कुछ रहेगा ये तो सिर्फ अब से कुछ घंटों के बाद जब ये कह सकते हैं कि मतगणना शुरू होगी तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार बीजेपी ने यहाँ पर किया था, जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी, उस पर काफी हद तक बीजेपी सफल होती हुई भी दिखी है। जी अभय, लेकिन अगर जिक्र करें हम अलग अलग जगहों का, क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो उनके नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल कई दफा सही साबित नहीं होते हैं, लेकिन आज के एग्जिट पोल के अनुसार जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, उधर एमसीडी में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि वहां पर हिमाचल में कांग्रेस आगे बढ़त बनाई हुई है जो एग्जिट पोल आए हैं उनके अनुसार। क्या ये माना जाए कि अगर ऐसा होता है, एग्जिट पोल कुछ हद तक सही निकलते हैं, सही साबित होते हैं, तो तीनों राजनीतिक दलों के लिए खुशी का माहौल बनेगा? टिपिकल ये कह सकते हैं कि तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपनी जगहों पर बड़ी मेहनत यहाँ पर करी है। चुनावी जो रणनीति रही है उसमें कह सकते हैं कि चुनाव में तो सीधे तौर पर मोदी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला है। मोदी फैक्टर की जो सीधे तौर पर जो खासियतें यहाँ पर देखने को मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उन कामों से जनता काफी संतुष्ट यहाँ पर नजर आई है। जो उनकी प्रभावी जो छवि यहाँ पर देखने को मिली है चुनाव में, जो लीडरशिप उनकी देश के आगे बढ़ाने वाली रही है, उससे जनता काफी है, और उसी को देखते हुए उनके तरफ से वोट कास्ट करने का काम भी वहां पर किया गया। ये कह सकते हैं कि परिणाम जब आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े, गुजरात में बीजेपी की सरकार पूरी फुल मेजोरिटी के साथ बनती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में ये कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार काफी मजबूत होती हुई दिखी जरूर रही है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में जिस प्रकार की परिस्थितियां रही है, एग्जिट पोल के आंकड़े कभी भी ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर नहीं आए। लेकिन हिमाचल की जनता अब भी आश्वस्त नजर आ रही है कि उन्होंने जो मैंडेट यहाँ पर दिया है उसमें विकास वाली सरकार उनकी तरफ से चुनने का काम किया गया। बिल्कुल, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सत्ता सीन कौन होता है और कहां पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सियासी समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के और किस तरीके से जनता ने किसको प्यार दिया है वो बहुत ही कम समय में अब पता चल जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूपी के विकास मॉडल का जिक्र किया। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने यूपी में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी में एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियां भी गिनाई हैं।
तो सीएम योगी ने सदन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात की जैसे फैक्ट्रियां बना रही हैं। नोएडा में सैमसंग प्लांट, मथुरा में लेज की फैक्ट्री सेट हो रही है और उत्तर प्रदेश के 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो गया है जहां से सब्जियां एक्सपोर्ट की जा रही। तमाम सारी उपलब्धियां इस दौरान सीएम योगी ने गिनाई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। प्रियम, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल रहे कामों का, विकास का जिक्र किया और सदन का माहौल लेकिन बावजूद इसके गर्माता नजर आया, क्या कुछ जानकारी है और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जो है चूंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और 3 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन था। कल पहले दिन नेता मुलायम सिंह यादव के निधन का प्रस्ताव हुआ था और इसके अलावा अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को जो है पटल पे कल रखा गया था। आज सदन के अंदर ध्वनि मत के साथ में जो अनुपूरक बजट है उसको मंजूरी मिली और इसके अलावा इस बजट में जो है उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है अपना वो भाषण दिया और उस भाषण के अंदर उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य किए गए हैं, जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं 2017 के बाद से, उनको गिनाते हुए वो नजर आए। चाहे वो एक्सप्रेसवे के निर्माण हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गिनती गिनाना हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा। साफ तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी जिक्र किया, चूंकि 2017 के चुनाव में बात करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। उससे पहले के चुनाव में हमेशा कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है और इस बात का उन्होंने सदन के अंदर भी जिक्र किया और साफ तौर पर इस बात को कहा कि पहले दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करते थे। लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। उत्तर प्रदेश के नाम आते ही लोगों के जहन में दंगा और गुंडइयों का जो नाम था वो जहन में आता था। लेकिन अब सरकार ने उन सबके खिलाफ कार्रवाई करी है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया है, कानून का राज को स्थापित किया है। जो बेरोजगारी दर है उसको लगातार कम किया जा रहा है। कोरोना के समय में प्रदेश के अंदर बेहतर कार्य किए गए हैं। कानून व्यवस्था को लगातार बेहतर किया जा रहा है। इसके अलावा और बहुत से कार्य जो किए गए हैं उनको गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जब एक पार्टी की सरकार सत्ता में रहते हुए दोबारा रिपीट करी है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया है और इस बात को तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की जो नीति है और जो नियत है उससे जनता भली भांति जो है परिचित है और उसको मानती है कि सरकार बीजेपी की तरफ से जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा भी किया जाता है। और वही बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन वादों अगर वायदे किए जाते हैं जनता से तो उन वायदों को अमली जामा पहनाना बहुत कठिन होता है कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वो अमली जामा पहनाती नजर आ रही है। लेकिन प्रिया, में इस और जानना चाहेंगे कि इस दौरान विपक्ष का क्या रुख देखने को मिला? विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर देखिए हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई को भी जो है वो स्थगित करना पड़ा, जबकि इससे पहले के जो 2 सदन बुलाए गए हैं जो दूसरे कार्यकाल में, जब से अध्यक्ष के तौर पर सतीश महाना जो हैं वो विधानसभा में पहुंचे थे, अभी तक उन दोनों सदनों में एक बार भी सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं करना पड़ा था। लेकिन इस बार के सदन में आज सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, चूंकि विपक्ष लगातार सरकार पर जो है आरोप लगा रहा था कि सरकार जो है वो बेबुनियाद की बातें कर रही है और जो मुद्दे हैं असल में जिनको जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको लेकर साफ तौर पर जोरदार हंगामा जो है वो विपक्ष का आज भी सदन के अंदर देखने को मिला। कल जब सदन के पहले दिन की शुरुआत थी तब भी सदन की कार्रवाई से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वहां पे नारेबाजी की गई और साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाकर सत्ता में काबिज हुई उन मुद्दों को भूल चुकी है और उन सभी मसलों को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सरकार कह रही है कि हमने जनता से जो वायदे किए उनको पूरा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष वहीं बिल्कुल विपरीत बताता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी लखनऊ से, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र को लेकर के किस तरीके से हंगामा बरपा है सदन के अंदर। और 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट जारी किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि वे मंगलवार को शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महासभा ने कहा कि चालीसा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह में पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही इसको लेकर सभा ने मथुरा चलो का नारा भी दिया और जिसके बाद जिले में अलर्ट है। शाही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हिंदूवादी संगठन के 7 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। और आपको बता दें कि इन 7 कार्यकर्ताओं जिनको हिरासत में लिया गया है इनमें से 4 श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर के गेट पर पहुंचे थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं पोतरा कुंड के पास से दिल्ली से आए 3 को पकड़ा गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए कार्यकर्ता दिल्ली पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, जिस तरीके से मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और
हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही गई थी संगठन की तरफ से, क्या कुछ और जानकारी है? 7 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है। 6 दिसंबर को जो कि प्राचीन हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिससे लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर मथुरा में आज देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 51 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है। वहीं अगर बात करें तो भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको 2 सुपर जोन 4 जोन के साथ साथ 8 सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया था। वहीं अगर बात करें पुलिस के जवानों की तो लगभग 1250 जो जवान है वो पुलिस के यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे। लगातार जो कि हर गतिविधियों पर पुलिस के आला अफसरों ने नजर रखी थी। वहीं अगर बात करें तो आईटी सेल भी जो कि लगातार सोशल मीडिया पर नजर अपनी बनाए हुए था, जिसमें कि अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 51 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। वहीं एक व्यक्ति को जानकारी के मुताबिक मैं असला के जेल भेजा थी। बिल्कुल, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान अगर संगठन का जिक्र किए तो, क्योंकि 7 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, संगठन का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए अगर संगठन की बात करें तो अभी भी किसी भी संगठन के पदाधिकारी से बात नहीं हुई है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो मीडिया को जानकारी देने से पुलिस अभी बचती नजर आ रही है, क्योंकि कई बार प्रयास किया गया जानकारी लेने के लिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मनोहर पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से मथुरा में हाई अलर्ट किया गया है। और उधर मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ रेप के बाद गला रीत कर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर नाबालिग मवेशियों के लिए घाट काटने गई थी, लेकिन लापता हो गई। इस दौरान काफी खोजबीन के बाद जब नाबालिग नहीं मिली तो परिजनों थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें भगा दिया। पीड़िता के पिता की माने तो उन्होंने शराब बेचने से मना कर दिया था। इससे गुस्साए शराब कारोबारियों ने उनके बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है। अब ये बेटी के इंकरा चाहे इंकरा कोई परिवार के मर्डर कह के छोड़े सब हमने कन से ये बात तो भाई हो सकेला, मगर तनी तो कहियो के काम कर देवेला। हम तो ये बात के ना माने, मगर ठीक बात तनी मर्डर कर लिया लो, हम ना कुछ कर। बेटी कहाँ जाइत रहा? बेटी जात रहे घास के, मगर घास की गई वजह से बाथरूम में चल गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं मोतिहारी से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, जो बातें सामने निकल करके आई हैं कि शराब बेचने से मना किए जाने पर एक जिस तरीके से नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ मामला है? मैं आपको बता दूं, संग्रामपुर में गांव में शराब बेचने से मना करने पर उसकी 16 साल बेटी को अपहरण करके हत्या कर दिया गया। जब लड़की के पिता ने पूरे रात खोजी तो नहीं मिलने के बाद कल होकर थाना पर गया अपहरण का चेक करने के लिए, लेकिन थाना जो है कहा कि नहीं जाओ, अभी खोजो लड़की का भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद लड़की के पिता के पास एक आदमी फोन किया गाँव के कि आपकी बेटी के शव यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस घटना पर पहुंचकर छानबीन में लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है। और 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।